हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की और आज हम आपका स्टार्ट करेंगे जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि परमाणु की संरचना। ठीक है ना? तो परमाणु के बारे में आपने अभी तक आपने पिछले चैप्टर में पदार्थ की बात की थी ना, कि पदार्थ आपका क्या होता है। तो कोई भी चीज जो स्थान घेर रही थी आपका और जिसमें द्रव्यमान है उसको आप पदार्थ की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है ना? तो मैं कह रही हूं, एक मेरे पास बॉक्स है, ये बॉक्स आपका स्थान भी घेर रहा है यानी कि इसमें ये आयतन घेरता है, ये आयतन है, और दूसरा इसमें द्रव्यमान भी है। ठीक है ना? यानी कि क्या क्या है आपका, वॉल्यूम को भी ऑक्यूपाई कर रहा है और दूसरा मास भी है इसमें। ठीक है? तो क्या इसको मैं मैटर की कैटेगरी में रखूंगा? हाँ जी, रखेंगे। ठीक है ना? मैटर यानी पदार्थ की श्रेणी में इसको रखा जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए, अब मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर दूंगी। ठीक है ना? इस बॉक्स को तोड़कर मैंने दो में डिवाइड कर दिया, दो से फिर मैंने एक पीस लिया, उसको और छोटा कर दिया, फिर और छोटा करते गए। इस तरह से उस बॉक्स के हम टुकड़े करते 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 चले गए तो कोई तो एक ऐसा कण आएगा जो कि ऐसा होगा जिसको हम अविभाज्य मान लेंगे, यानी कि जो अब और तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है ना? तो इस तरह से उस सूक्ष्मतम कण को यहाँ पर एटम का नाम दिया गया था। ठीक है ना? जिसमें आपने कहा कि कणाद ने इसको नाम दिया, देन कात्यायन इसकी बात करते हैं, है ना? और भी ग्रीक आपके फिलोसफर्स आए थे जिन्होंने एटम की बारे में सोचा था। ठीक है ना? वो दार्शनिक थे, उन्होंने सिर्फ एक अपनी सोच बताई थी कि पदार्थ बहुत सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना होगा। ऐसे सूक्ष्मतम कण जो कि सूक्ष्मतम का मतलब क्या है, जो सबसे छोटा है, जिसको तोड़ा नहीं जाएगा तो और छोटा उससे कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से उसका नाम दिया गया था। ठीक है ना? देन सबसे पहले जो यहाँ पर वर्ड आता है वो आता है एटम। ठीक है? क्या आता है? एटम। एटम यानी जिसको कहा गया परमाणु। ओके? अब ये एटम आपका था क्या? अगर हम एलिमेंट के केस की में बात करें तो हर एक तत्व जो आपका है वो तत्व स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर के बना होगा, तो उस स्मॉलेस्ट यूनिट को ही आपका एटम कहा गया है। ठीक है ना? सो ईच एलिमेंट, आप लिख सकते हैं, ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ, ईच एलिमेंट is composed of smallest unit or smallest particles, known as एटम। ठीक है ना? प्रत्येक जिस तत्व को पढ़ा था हमने चैप्टर 1 में। ठीक है ना? तत्व की बात कर रहे थे हम लोग। तो वो तत्व जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एक नहीं मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे उसमें जो बहुत छोटे छोटे होंगे, तो उन सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना हुआ है और उन सूक्ष्मतम कणों को ही आपका क्या कहा गया है? यहाँ पर एटम कहा गया है। अब एटम का जनरली आपका मीनिंग होता है, बताओ, एटम का आपका जनरली मीनिंग क्या होता है? एटम से मतलब होता है ऐसी चीज जिसको काटा ना जा सके। जब हम किसी चीज को काटते हैं तो उसके और छोटे पीसेस बन जाते हैं। तो एटम को क्या बोला गया है? स्मॉलेस्ट बोला गया है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जब वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा है, तो उस सबसे छोटे को हम काट नहीं पाएंगे। जब काट नहीं पाएंगे तो वो विभाजित नहीं होगा, यानी कि उसको बांट नहीं सकते हम लोग, है ना? अगर हम इसका एक छोटा सा आप बोले पार्टिकल ले लें, किसका? इस पेन का। क्यों? क्योंकि पदार्थ की श्रेणी में आपका। अब हम कह रहे हैं कि उसको और छोटा कट नहीं किया जा सकता, इसीलिए तो वो क्या है? स्मॉलेस्ट है ना। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है एटम का मतलब होता है आपका नॉट टू बी कट। ठीक है? और एटम कहां से आया है आपका? ये एक ग्रीक वर्ड है।
ठीक है, ग्रीक वर्ड है और यानी कि उसका मतलब क्या होगा, नॉट टू बी कट। समझ रहे हो? तो इतना एटम के बारे में यहाँ पर बोला गया। तो कुछ आपका जितने भी पदार्थ हैं, आपके आसपास जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, टेबल हो गई, चेयर हो गई, आपकी नोटबुक हो गया, आपका पेन हो गया, आपका बैग हो गया, जितनी भी चीजें आपके आसपास हैं जो पदार्थ की श्रेणी में आ रही हैं, वो सारे पदार्थ आपका क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, ऐसा हम पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना? यानी कि सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बने हुए हैं, जिनको एटम नाम दिया गया है, जो एटम एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है नॉट टू बी कट, यानी कि जिसको काटा ना जा सके। क्लियर है? तो इतना हम लोग एटम के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, आपके बहुत सारे मॉडल्स, आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे मॉडल पढ़े हैं, उनको ही हमने डीप में पढ़ना है। थोड़ा हमने पढ़ना है कि कहाँ से फिर एटम जो है वो पहले क्या चलता गया, इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल है, स्मॉलेस्ट है, और उसके बाद सडनली ऐसा कुछ होता है कि उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं। तो वो क्या हुआ, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक बार आप इसमें देख लीजिए कि किस किस चीज की यहाँ पर ईयर वाइज किस किस चीज के बारे में हमें कौन से ईयर में पता लगा। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले लिखिए आप 1897 में, 1897 ईयर्स है। जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? जे थॉमसन या जे टॉमसन भी आप लोग पढ़ते हैं, उन्होंने 1897 में क्या किया, आपका डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, 1904 और 5 में आपका, 1904 और 5, 1904 या 5 में आपका क्या हुआ, जे थॉमसन ने ही प्लम पुडिंग मॉडल प्रपोज किया अपना। ठीक है, 1904 में। 1911 रदरफोर्ड प्रपोज एटॉमिक मॉडल। ठीक है, जो कि उनको क्या था, अल्फा रे, अल्फा रे एक्सपेरिमेंट भी था, जो उन्होंने किस में किया था, गोल्ड फॉइल में किया था। ठीक है, चलिए, 1913 में बोहस मॉडल आता है आपका। ओके, 1923 डी ब्रॉगली का ड्यूअल नेचर आप पढ़ते हैं। डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर इन इलेक्ट्रॉन। ओके, 1925 श्रोडिंजर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल। एडविन श्रोडिंजर।
जो कि किस पर बेस था आपका, इसी पर था आपका, डी ब्रोगली का और बोहर्स मॉडल पे, ठीक है। चल ये नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट डेट। चलिए, तो थ्योरी में आप लोगों ने सबसे पहले जो एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, बाकी तो सारे फिलोसफर वगैरह की आपकी जो जो उनकी अवधारणाएं थी वो आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना, वो सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। मेन जो थ्योरी आती है आपकी, वो आपने जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी आती है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आती है आपकी डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी में आपको क्या क्या यहाँ पर देखने को मिले, कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बस आपको ध्यान ये रखना है, इंडिविजिबल बोला है उन्होंने। इंडिविजिबल का मतलब क्या होता है, अविभाज्य। क्या बोला है, यहाँ पे लिख लेंगे, डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत अविभाज्य, ठीक है। और क्या बोला है, सूक्ष्मतम बोला है, ठीक है। ये दो टर्म्स आपको याद रखनी है। तो डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी बेसिकली कहती है कि प्रत्येक जो तत्व है वो तत्व कुछ विशेष प्रकार के अपने परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है, समझ रहे हैं। जैसे सपोज गोल्ड है, गोल्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, गोल्ड आपका एक तत्व है। गोल्ड गोल्ड के ही परमाणुओं से मिलकर के बना होगा, यानी कि वो कुछ विशेष प्रकार के परमाणु। वहीं पर अगर हम आयन की बात करें, लोहे की, तो लोहे में भी कुछ अलग प्रकार के परमाणु होंगे। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग तत्व जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होंगे। लेकिन जब हम एक तत्व की बात करेंगे, जैसे हम आयन की बात करें सिर्फ, तो आयन में जो भी आयन के परमाणु होंगे वो सारे आइडेंटिकल नेचर के होंगे, यानी कि एक समान। क्लियर। और उन्होंने क्या बोला, उनकी जो थ्योरी थी वो बेस्ड थी आपका, जो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज आपने पढ़े हैं ना उन पर, जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम या स्थिर अनुपात का नियम। तो इन पर बेसिस उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई थी। तो इनके आधार पर क्या होता था कि कोई भी जो यौगिक है उसमें क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, है ना। तो जब किसी यौगिक की हम बात करें, उस यौगिक में जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं का एक निश्चित अनुपात होता है, उनकी संख्याओं का होता है ना। जैसे H2O हम बोल रहे हैं, तो उसमें दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपका एक ऑक्सीजन से आपका कंबाइन कर रहा है, अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अगर हम दो मॉलिक्यूल की बात करें तो चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन से आपका कंबाइन करते हैं, तो उनका रेशियो भी क्या आएगा आपका 2:1 का, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आप देखो तो 2:1 का आएगा रेशियो। समझ रहे हैं। तो आप कितने भी मॉलिक्यूल उसके बढ़ाते जाएं, अनुपात वही आएगा। क्लियर। तो इस पर निर्भर था। और जैसे हमने बोला, स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, वो कहता है कि यौगिक जो बना उसमें द्रव्यमानों का जो अनुपात होगा तत्वों के, वो निश्चित होगा। तो यहाँ पर भी वही कहा गया कि जो द्रव्यमान का अनुपात होगा वो निश्चित होगा। समझ रहे हैं। तो इस तरह से डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। फिर आती है उसमें कुछ लिमिटेशन, ठीक है। जब लिमिटेशंस आ गई फिर आपके अलग अलग मॉडल्स आते हैं। ओके, तो चलिए, तो डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी में हम लोग पॉइंट वाइज समझते हैं क्या क्या है। पहला जो पोस्टुलेट में आता है, इट वाज द फर्स्ट कंप्लीट अटेम्प्ट it was the first complete attempt to describe all matters in terms of atom and their
प्रॉपर्टी। क्या समझे? ये पहला अटेम्प्ट था जहां पर कि पदार्थ जो है ना, मैटर, उसको परमाणु और उसमें जो गुण होते हैं, उपस्थित गुणों के आधार पर डिस्क्राइब किया गया था। किसको? पदार्थ को डिस्क्राइब किया गया था, यानी उसके बारे में व्याख्या की गई थी, उसके बारे में बताया गया था। और किस आधार पर बताया गया था? कि वो पदार्थ में परमाणु है और उस परमाणु के कुछ गुण हैं, उनके आधार पर ये जो आपका अटेम्प्ट था वो था। ठीक है ना? फर्स्ट टाइम। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा उसमें हमने परमाणु की बात ही नहीं की। परमाणु, द्रव्यमान वगैरह आपने पढ़े, लेकिन जब हम पदार्थ को पढ़ रहे थे स्पेसिफिकली, तो उसकी स्टेट्स की बात हुई, केमिकल कंपोजिशन की बात हुई, है ना? तो उन सब के बारे में हमने वहां पर पढ़ा। चलिए, Dalton's theory was based on the law of chemical combination। ठीक है ना? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसके ऊपर आपका बेस था? जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, और दूसरा क्या है यहाँ पर? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन होता है। ठीक है ना? सबसे पहली चीज उन्होंने क्या बोली? ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट indivisible particles। ठीक है ना? known as एटम। ठीक है ना? क्या बोला उन्होंने? ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स नोन एज एटम। सभी जो पदार्थ होते हैं, वो जो पदार्थ हैं, वो आपके सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं, और इनको क्या कहा जाता है? जो कि आपका एटम कहलाते हैं, यानी कि परमाणु कहलाते हैं। ठीक है ना? चलिए, इतना नोट करिए। चलिए, नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला? अगर हम एक तत्व की बात कर रहे हैं, तो उस तत्व में जितने भी परमाणु होंगे वो सारे कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे नेचर में। ओके, चलिए, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी? एक समान होंगी। सो ऑल एटम्स ऑफ ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर identical in all aspect and identical in nature। ठीक है? सभी एस्पेक्ट्स में, चाहे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो, आपके जो तत्व के परमाणु हैं वो सारे एक समान होंगे। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्या था? एटम्स ऑफ different elements are differ in nature। ठीक है? और क्या बोला? और उन्होंने बोला जैसे H2 है ना आपका, H2O, तो जल एक यौगिक है आपका। तो जो यौगिक होता है वो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, यानी एक यौगिक में अलग अलग परमाणु मिलेंगे आपको, एक ही प्रकार के परमाणु नहीं है। जैसे H2O में हाइड्रोजन के परमाणु हैं और ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो अलग अलग परमाणु हैं। ठीक है ना? तो यही आपको बोलना है। तो आप क्या बोलेंगे? अ कंपाउंड्स आर combination of
compounds are combinations of two or more than two combinations of two or more than two different types of atom. ठीक है, ये हो गया। देन नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है जब हम किसी भी कंपाउंड के बनने की बात करते हैं, जैसे कि बहुत बेसिक सा आपका एग्जांपल है यहाँ पर, ये ऐसी बाग वाली पोखरी, आवाज आ रही है आपको, हैंड रेज करेंगे आवाज आ रही है तो, बाग वाली पोखरी, माइक ले लो बच्चे अपना, की आवाज आ रही है आपकी, ले लो बच्चे माइक, कोई भी बच्चा ले ले, माइक ऑन करिए। हेलो हेलो यस, क्या नाम है बेटा? हेलो। यस, माइक को माइक ऑन करके बोलिए, मैम मेरा ये नाम है, मैं इस क्लास में हूँ। मैम मेरा नाम गौरव सिंह बोरा, मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। क्या समझे अभी तक आप परमाणु के बारे में? हिंदी में पढ़ते हैं ना, हिंदी में पढ़ते हैं आप लोग, तो परमाणु के बारे में क्या समझे, बोलो। कुछ नहीं समझे? हम तो 9th क्लास से एटम को पढ़ते आ रहे हैं, 9th में पढ़ा, देन 10th में पढ़ा, अभी 11th में भी पिछले चैप्टर में परमाणु की बात हुई थी। चलिए, अगर अभी तक परमाणु समझ में नहीं आया तो एलएमएस में 9th और 10th की वीडियोस होंगी, वो जा करके देखना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे समझ नहीं आया तो चैट में क्वेश्चन डाल दो। यहाँ पर हम बात कर रहे थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, जिसमें हम ये वाली इक्वेशन मैंने लिखी है। तो बेसिकली जो भी केमिकल रिएक्शन आपकी होती है, उस केमिकल रिएक्शन में डाल्टन ने बोला कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जो एटम्स यहाँ है प्रोडक्ट में भी हमें वही एटम्स मिलेंगे, बस वो रीअरेंज हो रहे हैं। रीअरेंज का मतलब क्या है? पुनर्व्यवस्थित होना। पुनर्व्यवस्थित क्या है? एक व्यवस्था यह थी कि जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु अलग थे, ऑक्सीजन के परमाणु अलग थे। पुनर्व्यवस्था इस प्रकार हुई आपकी कि दोनों एक साथ आ गए हैं। तो अभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम, ऐसा तो नहीं हुआ कि प्रोडक्ट में आपके नाइट्रोजन के आ गए या फिर सल्फर के आ गए, कार्बन के आ गए, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सेम यही कब हो रहा है? जब कार्बन और ऑक्सीजन आपका रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। बहुत बेसिक सी आपकी इक्वेशंस है। इनके अलावा कोई और केमिकल रिएक्शन लेकर देख लीजिए, सभी में यही हो रहा होगा कि जो परमाणु पहले से थे वो पुनर्व्यवस्थित होकर के नए यौगिक बना रहे हैं। तो वही डाल्टन ने भी बोला कि जो भी आपके कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु होते हैं वो केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, यानी कि रीअरेंज आपके होते हैं, ठीक है। तो आज हमने एक बेसिक आइडिया लिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर, एक बेसिक आइडिया लिया है हमने, जिसमें हमने परमाणु की बात की और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को लेकर चले हैं, जिसको हमने पहले भी पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो अभी भी कोई पॉइंट है जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है तो आने वाले सेशन में वो हम क्लियर करेंगे, और आने वाले सेशन में हम और अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे, जहां पर अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल आएगा, अभी डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में कुछ और पॉइंट्स रहते हैं उन पर बात करेंगे। देन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉन बोला गया, प्रोटॉन बोला गया, न्यूट्रॉन बोला गया, वो कहाँ से आए, कैसे आए, उन सब पर हम लोग बात करेंगे। और आज के सेशन में जीआईसी बाग वाली पोखरी ने अच्छे से रिस्पॉन्स किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है, कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।